हाँ, अब धोखा कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि इसमें रोज़ाना 45 GB चाहिए ना रिकॉर्ड करने के लिए। 2 घंटे की क्लास भी रिकॉर्ड करोगे तो 45 GB हो जाता है ना। अब कल वाली को मैंने डिलीट कर दिया भी, लेकिन वो ट्रैश में जाकर डिलीट करनी पड़ती है, तब मेमोरी खाली होती है। तो जो 8-9 GB स्पेस बचा था, 10 GB के लगभग बचा था, उसमें रिकॉर्ड हो गई। अब बाकी वो ख़त्म हो गया, स्पेस तो बंद हो गई वहीं से। तो क्या पढ़ रहे थे हम? CTT पढ़ रहे थे, है ना। CTT समझ में आ गया कौन कौन सी सेल ऑर्गेनल के लिए मिलेगा? सबसे पहले ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ECF। इनमें मिलने वाली प्रोटीन का क्या होगा? CTT। और PTT के लिए अपने पास स्पेशल 4 प्राइमरी सेल ऑर्गेनल हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियस। तो अब हम पढ़ रहे हैं CTT। CTT सबसे पहले प्रोटीन कोई सी भी बने उसको सबसे पहले ER में जाना होता है। जैसे कोई प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना चाहती है तो 90% प्रोटीन ऐसी होंगी जो उन पहले ER में किस में जाएंगी? ER में जाएंगी, उसके बाद में गोल्जी बॉडी में, उसके बाद वेसाइकल में, और उसके बाद वेसाइकल से जाएंगी वो मेम्ब्रेन में। मतलब डायरेक्ट बनने के बाद में प्रोटीन मेम्ब्रेन के पास में नहीं पहुंचती, ऐसी बहुत कम प्रोटीन है। मोस्टली प्रोटीन कैसे पहुंचेंगी? जितनी भी प्रोटीन हैं जो सेल से बाहर मिलती हैं तो उन प्रोटीन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जो भी प्रोटीन सेल से बाहर मिलती हैं, क्या नाम देंगे प्रतीक्षा? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। पक्की बात? तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन वो है जो मतलब उस स्पेस में मिलती है। उसके लिए एक स्पेशल टर्म आता है सिक्रेटरी प्रोटीन। मतलब जिस भी प्रोटीन को सेल से बाहर भेज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं ना। और वो ECF में रहती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। समझ में आ गई बात? तो जितनी भी सिक्रेटरी प्रोटीन्स होंगी उनका एक ही पाथवे होता है कॉमन सबका। सबसे पहले बनने के बाद में ER में जाएगी। ER से कहाँ पे जाएगी सपना? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी से वेसाइकल्स में जाएगी और वेसाइकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होगी वेसाइकल, उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा और मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज हो जाएगी। चाहे कोई सी भी सिक्रेटरी प्रोटीन हो जो सेल से बाहर मिलती है। जैसे कि मैं आपके सामने नाम दूं, जैसे कि इंसुलिन एक प्रोटीन है। तो इंसुलिन प्रोटीन CTT के थ्रू बनती है या PTT के थ्रू बनती है? अब कैसे बताओगे आप? आपने तो इंसुलिन को देखा भी नहीं, अभी देखा है कि किसी ने इंसुलिन को? नहीं देखा, और बनते हुए भी नहीं देखा है ना। कब बनता है इंसुलिन, कैसे बनता है? तो ये CTT के थ्रू आती है या PTT के थ्रू? तो अब ये रटने वाला नहीं है ना। आप देखो, अब थोड़ा सोच के देखो, इंसुलिन जो है कहाँ पे बनता है? बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में। बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से बनने के बाद में कहाँ पे आता है? ब्लड में आता है। ब्लड से मसल सेल्स के पास में जाता है, और जो भी ब्लड में मिल रहा है वो सब ECF है। ब्लड में जो भी मिलेगा सबका सब क्या है? ECF है। पूरा ब्लड ही क्या है? ECF है। मतलब ब्लड में क्या है? सेल्स हैं, जैसे WBC, RBC, ये तो सेल्स हो गई। इनके अंदर मिलने वाला तो इंट्रासेलुलर हो गया। बाकी इन सेल WBC, RBC, इनके बाहर जो भी मिल रहा है ब्लड में, जैसे पूरा आपका प्लाज्मा हो गया, ECF या कुछ वो है सेलुलर नेचर का प्लाज्मा, ECF होगा या सेलुलर नेचर का होगा प्लाज्मा? अरे प्लाज्मा है क्या? पानी तो है, तो क्या होगा वो? ECF होगा। मतलब पूरा जो ब्लड है उसमें से जो सेल्स है ना WBC, RBC, इनको निकाल दो, बाकी पूरा क्या है? पूरा ECF है। चाहे उसमें वाटर हो या प्लाज्मा हो या कुछ भी हो, पूरा का पूरा क्या हो गया? वो ECF हो गया ना। तो ब्लड में कोई प्रोटीन मिलती है, मान लो जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्लड में एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलती है, सुना होगा ना एल्ब्यूमिन नाम। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है CTT के थ्रू आई होगी या PTT के थ्रू? तो कैसे पता लगा? क्योंकि ब्लड में मिलने वाली प्रोटीन सब कैसी होंगी? सिक्रेटरी नेचर की होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर नेचर की होंगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर नेचर हो गया इसका मतलब CTT। जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन CTT। और भी कोई प्रोटीन जो ब्लड में मिल रही हो, या आपके जैसे कोई प्रोटीन है, आपने जो पसीना है उसका वो किया है ना, पसीने के अंदर कोई प्रोटीन मिली, इसका मतलब CTT या PTT। जो भी अपने सेल से बाहर है वो सब क्या हो गया? CTT हो गया। तो CTT प्रोटीन का एक कॉमन पाथवे होता है। सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगी बनने के बाद में? ER में जाएगी। ER से गोल्जी बॉडी में जाएगी, और गोल्जी बॉडी से वेसाइकल्स में जाएगी, और वेसाइकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगी। आगे बात समझ में? तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले, है ना। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। पेरोक्सिसोम में कितनी लिपिड बाइलेयर मिलेंगी?
कितनी मिलेंगी पेरोक्सीसोम में? एक ही लिपिड बाइलेयर मिलेगी ना। अरे क्वेश्चन ये है कि पेरोक्सीसोम में कितनी लिपिड बाइलेयर मिलेंगी? एक ही मिलेगी। और कितनी मेम्ब्रेन मिलेंगी? एक ही बाइलेयर और एक ही मेम्ब्रेन। समझ में आ गया क्वेश्चन? पेरोक्सीसोम में कितनी लिपिड बाइलेयर मिलेंगी और कितनी मेम्ब्रेन मिलेंगी? मेम्ब्रेन एक बाइलेयर एक मेम्ब्रेन। पेरोक्सीसोम में कितनी लिपिड की लेयर मिलेंगी? 2 मिलेंगी। और लिपिड बाइलेयर पूछे तो 1 मिलेगी, मेम्ब्रेन पूछे तो 1 मिलेगी। क्या हो गया मोहित? हाँ देखो, सिक्रेटरी प्रोटीन यहाँ बोलने का मतलब ये समझा होगा फिर आपने, जो भी बेस साइकिल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, जो भी ट्रांस गोल्जी से जा रही है उसको आपने मान लिया। बाकी एक्चुअल में जो सिक्रेटरी प्रोटीन है ना, एक सेल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बॉडी के रेफरेंस में, तो जो भी सेल से बाहर मिलती है वो सिक्रेटरी प्रोटीन है। बाकी यहाँ पे किसको मान लिया? जो भी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट होकर जा रही है उसको सबको क्या मान लिया है? सिक्रेटरी प्रोटीन मान लिया है। बाकी एक्चुअल में एक बॉडी के लिए सिक्रेटरी प्रोटीन कौन सी होती है? जो सेल से बाहर मिले। और एक सेल के रेफरेंस में बात करेंगे तो जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी एक सिक्रेटरी प्रोटीन मानी जाती है। तो जैसे कोई प्रोटीन है ना बेस साइकिल में मिल रही है, वो भी किस नेचर की मानी जाएगी? सिक्रेटरी, क्योंकि वो बेस साइकिल आगे जाके इसी एप में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर किसी सेल से रिलीज नहीं हुआ तो क्या वो सिक्रेटरी प्रोटीन नहीं है? अब वो रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है आगे जाके, है ना, तो फिर भी वो सिक्रेटरी प्रोटीन तो रहेगी। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के साथ में आपको पता है ना, ऐसे जो गोल्ज ER होता है वो कंटिन्यूस रहता है ना इसके मेम्ब्रेन के साथ में। फिर इसके नीचे कौन सा सेल ऑर्गेनल मिलेगा? गोल्जी बॉडी मिलेगा। फिर ER से गोल्जी के पास में क्या आती है? यहाँ से ऐसे बेस साइकिल बन के आती है ना। फिर ये बेस साइकिल यहाँ पे आती हैं ऐसे टूट के। फिर इसके साथ में ये बेस साइकिल क्या हो जाती हैं? ऐसे फ्यूज हो जाती हैं। तो जो प्रोटीन अभी ER में थी वो कहाँ पे आ गई? गोल्जी में आ गई। तो ये गोल्जी बॉडी में आ गई ना। फिर इसमें भी आपको पता है ना, सिस गोल्जी मीडियन और इधर होता है ट्रांस गोल्जी होता है। तो सिस से मीडियन में आएगी, मीडियन से ट्रांस में आएगी, और ट्रांस से फिर वापस से क्या होता है? बेस साइकिल बनती हैं। अब क्या होता है? ये प्रतीक्षा ऐसे ये बेस साइकिल की फॉर्म में पैक होती है ना। जैसे अपने को कल को लाइसोसोम बनाना है तो इसी से क्या बन जाएगा? लाइसोसोम बन जाएगा। अब लाइसोसोम तो कभी सेल से बाहर जाएगा नहीं, तो ऐसे लाइसोसोम भी बन सकता है। या फिर कई प्रोटीन अपने को सेल से बाहर भेजनी होती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? बेस साइकिल के अंदर ऐसे पैक कर देते हैं ना प्रोटीन को। ये बेस साइकिल के अंदर हमने पैक तो कर दी, लेकिन इसको बाहर नहीं भेजेंगे अभी। ये बेस साइकिल अब किसी का वेट करेगी। नॉर्मली 2 तरह की प्रोटीन होती है ना, एक तो ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव सेल से बाहर निकलती रहती हैं, तो उन प्रोटीन को तो किसी सिग्नल मॉलिक्यूल की किसी की ज़रूरत है नहीं, वो रेगुलेटरी नेचर की नहीं होती, बनने के बाद में सीधा कहाँ पे जाती रहेंगी? वो बाहर। लेकिन इनका जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब कैसा होता है? स्लो होता है। जो भी प्रोटीन कंटिन्यूस सेल से बाहर जा रही है वो स्लो रेट से बनेगी या फास्ट बनेगी? स्लो रेट से बनेगी। कुछ प्रोटीन होती हैं रेगुलेटरी नेचर की, तो रेगुलेटरी नेचर की प्रोटीन क्या होती हैं? इस ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ऐसे बेस साइकिल में पैक हो गई। अब ये सेल के अंदर ही वेट करेंगे किसी का आने का ना, कि कोई आएगा वो हमको सिग्नल देगा तब जाके हम यहाँ से बाहर रिलीज होंगे। तो नॉर्मली कौन होता है सिग्नल मॉलिक्यूल इनके लिए? ज़्यादातर बेस साइकिल के लिए क्या बताया था नेहा? अभी कैल्शियम +2 आयन बताया था? नहीं बताया? अरे अब इनका एक्सोसाइटोसिस तो करवाना है। तो कैल्शियम +2 आयन मोस्टली बेस साइकिल के लिए किसका काम करता है? एक्सोसाइटोसिस का काम करता है। तो ऐसे ये बेस साइकिल बनने के बाद में सेल के अंदर ही रहेंगी। अब ये वेट करती है सिग्नल आने का, कि कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आए और वो हमको गाइड करके जाए कि अब सेल के बाहर जाना है या
नहीं जाना है। तो कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो ये वेसाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाती है और इसका क्या हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। ये तब होगा जब ये प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिव है या रेगुलेटरी नेचर की हो, रेगुलेटरी नेचर की हो। कॉन्स्टिट्यूटिव होती है उसको सिग्नलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी सिग्नलिंग एनी टाइम चलती रहती है। जैसे क्या होता है कि घर पे कोई मम्मी अपने रोज़ाना काम कर रही है ना, तो मम्मी को कोई काम बताने की ज़रूरत पड़ती है कि मम्मी को आपने काम बताया कि मम्मी आज ये काम करना है, 5 बजे ये करना होता है, 6 बजे, मम्मी को सारा काम पता है ना, रोज़ाना अपने आप हो रहा है। लेकिन वो दिन याद करो जब मम्मी मामा के जाए, फिर आपको फिर आपको कितने काम बता के जाती है मम्मी कि 5 बजे ये करना है। और जो स्पेशली जो गाँव के हैं ना, तो उनको और मिडिल क्लास वाले हैं तो उनको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 6 बजे तो गाय को चारा डालना है, 7 बजे ताई को बुला के लाना है, दूध निकलवा लेना भैंस का, 8 बजे उसके घर आधे लीटर दूध पहुँचाना तो तब तो क्या होता है, वो होता है रेगुलेटरी नेचर, है ना। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होगा, जैसे मम्मी रोजाना काम कर रही है, उसको कोई सिग्नलिंग देने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन मम्मी मामा के चली जाए और हमको काम करना पड़े, अब तब आपको तब समझ में आएगा कि मम्मी इतना काम करती कैसे होगी 24 घंटे में। वैसे तो ये बोलते हैं ना कि मतलब लेडी के पास काम क्या है घर पे, है ना। क्या नहीं, ये गांव में ऐसे लगता होगा कि काम क्या रहता है लेडीज़ के पास में ना, तो काम इतना रहता है कि एक दिन काम संभाल के देख लो ना, वो वाला डिपार्टमेंट तो ये वाली कहानी समझ में आई। तो कॉन्स्टिट्यूटिव वेसाइकल्स होंगी वो तो कंटिन्यूस है ना, सीक्रेट होती रहती है ना सेल से बाहर, और जो रेगुलेटरी नेचर की होती हैं वो किसी सिग्नल मॉलिक्यूल का वेट करती हैं, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा तब जाके रिलीज होंगी। तो ये मान लो कोई वेसाइकल थी, ये कैसी है, रेगुलेटरी है, और रेगुलेटरी वेसाइकल कब रिलीज होगी, नॉर्मली जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ से ER से कोई भी वेसाइकल गोल्जी के पास में आएगी, गोल्जी से फिर वेसाइकल की फॉर्म में बन जाएगी, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। तो देखो अभी रफ डायग्राम में आपको ये लिखना है कि यहाँ से कोई भी जो वेसाइकल बन के इधर आती है, इसको हम बोलते हैं कॉप सेकंड वेसाइकल। जैसे हमने क्लेथन कोटेड पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे कौन सी वेसाइकल बनती है, कॉप सेकंड बनती है। कॉप सेकंड का मतलब है कोट प्रोटीन सेकंड। और कई बार क्या होता है, हमें प्रोटीन प्रतीक्षा इधर से ऐसे उल्टी भी भेजनी पड़ती है इधर ER की तरफ, तो यहाँ पे बनती है कॉप फर्स्ट वेसाइकल, कोट प्रोटीन फर्स्ट वाली। तो देखो अपना नॉर्मल जो ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन की जो डायरेक्शन है वो ये होती है ना, ER टू गोल्जी, गोल्जी टू वेसाइकल, वेसाइकल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ECF, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। ऐसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटेरोग्रेड। इसको क्या बोला है हमने, एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया ना, प्रोटीन को उल्टा भी भेजा दूसरी तरफ, तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोर्ट। एंट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड का मतलब समझ में आ गया। अब ये हमको क्यों करना पड़ा ये वाला, मतलब वैसे तो ER से गोल्जी में आती है प्रोटीन, लेकिन हमने गोल्जी से ER में क्यों भेजी, किसके लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। जो क्या ही होता है, कई प्रोटीन ऐसी भी तो होती हैं जो खुद ER की रेजिडेंट प्रोटीन है, सारी की सारी प्रोटीन बाहर थोड़ी जाएंगी, कुछ प्रोटीन खुद ER में भी तो रहेंगी ना, तो ER की कुछ रेजिडेंट प्रोटीन होती हैं, और उन प्रोटीन का आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे मॉडिफिकेशन के नाम पे क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा है, ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है, ग्लाइकोसाइलेशन पक्का ER में या गोल्जी में, अभी कुछ दिन पहले तो लिखाया था आपको, दोनों में होता है, अब दोनों में होने लग गया तो आपको दो तरह का ग्लाइकोसाइलेशन बताया था ना, एन लिंक और ओ लिंक। एन लिंक तो कहाँ पे होता है, ER में, और ओ लिंक गोल्जी बॉडी में होता है। तो कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो है तो ER की प्रोटीन, उनको ER के अंदर ही रहना है, लेकिन अब उनका ग्लाइकोसाइलेशन करवाना है ओ लिंक वाला, लेकिन ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन ER में नहीं होता, तो उसका ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करवाने के लिए कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, गोल्जी में। फिर गोल्जी में जैसे ही उसका ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा, उसके बाद में वापस से कहाँ पे आएगी वो प्रोटीन, ER में आएगी। तो समझ में आ गया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वापस से लाने की, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रोटीन ER की ही थी,
लेकिन उसका मॉडिफिकेशन करवाने के लिए कहाँ पे ले गए थे हम उसको, गोल्जी में ले गए थे, तो वापस से उसको लौटा के लाना पड़ेगा। तो जब कोई प्रोटीन ER से गोल्जी में जाएगी तब तो उसको क्या बोलते हैं, एंटेरोग्रेड, और जब वो गोल्जी से ER में लौट के आएगी तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। समझ में आ गए दोनों। तो जो एंट्रोग्रेड होता है वो तो होता है कॉप सेकंड वेसाइकिल के थ्रू, उल्टा तुमने लिख दिया ना, ये रहा है ना, ये है एंट्रोग्रेड, जो एरो लगाया ना, ये होता है कॉप सेकंड और ये होता है कॉप फर्स्ट के थ्रू। ये एरो इधर उधर लग गया ना, आप ऐसा कर सकते हो, इस एरो को ऐसे कर लेते हैं ना, और यहाँ पर लिख लेते हैं रेट्रोग्रेड, और इधर वाले एरो को कर लेते हैं एंटेरोग्रेड। रफ डायग्राम समझ में आया कैसे चलती है प्रोसेस। सबसे पहले कोई भी प्रोटीन बनने के बाद में कहाँ पे जाती है, ER में जाती है। ER से कहाँ पे जाएगी, ER से गोल्जी के पास में कैसे जाती है, वेसाइकल्स बनती है। उन वेसाइकल का नाम क्या होता है, कॉप सेकंड वेसाइकल, है ना, कॉट प्रोटीन सेकंड। और इस पाथवे को क्या बोलते हैं, एंटेरोग्रेड पाथवे। अब आपको पता है ना, जैसे सिस से मीडियन में जाएगा उसको एंट्रोग्रेड बोलेंगे, रेट्रोग्रेड, और मीडियन से ट्रांस में जाएगा तो वो भी एंट्रोग्रेड, और ट्रांस से मीडियन में जाएगा तो वो उल्टा हो गया है ना, ट्रांस से अगर सिस में जाएगा तो रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी वेसाइकल आती हैं, कॉप फर्स्ट। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अपने सेल में चलती है ना इसकी रेगुलेटरी पाथवे। प्रतीक्षा, निस्टैटिन क्या था, निस्टैटिन था क्या कुछ ये प्रतीक्षा ने गूगल से देख के बताया था। सर कोड ट्रांसपोर्टर था तीनों का, तभी तो बोलता हूँ कि ज़्यादा याद नहीं करना है ना। यही तो होता है ना अकेडमी उस पर कि वो तो पहले गूगल ऑथेंटिक बुक से देख के उसमें लिख के ले आते हैं, स्लाइड बना के ले आते हैं। उनको तो याद करना नहीं है, याद करना है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को समझते हैं मशीन। प्रतीक्षा स्टूडेंट को मशीन समझते हैं, वो रोबोट, ये याद कर लेंगे इसको। अब आपको पता ही है कि पैसा तो इन लोगों के पास बहुत होता है ना, अनअकैडमी और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो फर्स्ट रैंक वाले को पकड़ा, सेकंड रैंक वाले को पकड़ा, थर्ड रैंक वाले को पकड़ा, और इंटरव्यू करा दिया 3-4 लोगों का, और बच्चे फंस जाते हैं बस उस इंटरव्यू में। आज विश्व आदिवासी दिवस है, भारत का नहीं है। ये आदिवासी लोग जो है किसकी पूजा करते हैं, जौहर की,
जय जौहार। हमीन वो सपना करते हो आप भी पूजा? घर पे करते हैं? करते तो होंगे। और भीमराव अम्बेडकर की नहीं करते? और क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध, उनको नहीं मानते? नहीं देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानना चाहिए, आप जो यहाँ बैठे हो उनकी वजह से बैठे हो। हाँ। लाइसोसोम का काम कुछ नहीं है यहाँ पे। लाइसोसोम आगे काम आएगा, जो भी एंडोसोम वगैरह आएगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। एक ड्रग होता है ब्रीफेल्डिन, सुना है रमेश नाम ब्रीफेल्डिन? ये कॉफ फर्स्ट को ब्लॉक करता है शायद। शिवानी कॉफ फर्स्ट को करता है या सेकंड को? फर्स्ट को ही करता है ना। कॉफ फर्स्ट वेसाइकल को बनने नहीं देता ये, तो सेल जिंदा रहेगी या मर जाएगी? कॉफ फर्स्ट वेसाइकल नहीं बनेगी तो प्रोटीन जो है ना यहाँ से लौट के वापस से ईआर में नहीं जा पाएगी, तो ईआर का फंक्शन नहीं हो पाएगा उसके बिना ना, प्रोटीन के बिना। तो ब्रीफेल्डिन एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, जो क्या करता है, कॉफ फर्स्ट वेसाइकल के बनने को ब्लॉक कर देता है। मिटा दूँ इसको अब। तो ये तो एक सीक्वेंस था ना, प्रोटीन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले प्रोटीन CTT वाली कोई सी भी प्रोटीन हो कहाँ पे जाएगी, वो ER में जाएगी। ER से गोल्जी मारने के लिए वेसाइकल बनेंगी और उसको बोलेंगे हम कॉफ सेकंड वेसाइकल। और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन वाले को एंटेरोग्राइड।
फिर ER से जाएंगी गोल्जी में, गोल्जी से जाएंगी वेसाइकल में, वेसाइकल में या तो वो पैक होकर रह सकती हैं, और कॉन्स्टिट्यूटिव होगी तो कंटिन्यूस सिक्रेशन होता रहेगा, और रेगुलेटरी होगी तो वेसाइकल में पैक होकर सेल के अंदर ही रहेगी न्यूरोट्रांसमीटर की तरीके से, है ना। फिर जैसे कोई लिगेंड वगैरह आता है तब जाके वोल्टेज चेंज होगी, तब जाके क्या होगी, वो रिलीज होगी। अब देखो CTT कैसे होता है ये देखो, है ना, डिटेल में। अभी तो रफ डायग्राम था। अमन शांत हो जाओ थोड़ी देर। किस खुशी में 3 दिन से शांत हो? देखो सबसे पहले अपना एक mRNA होगा। mRNA के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम की पहले स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड करती है ना, फिर उसके बाद में लार्ज सब यूनिट आके बाइंड कर जाएगी। अब इसका ट्रांसलेशन करना है हमें। ट्रांसलेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ से कौन निकल के आता है, प्रोटीन बाहर निकल के आएगी। ट्रांसलेशन में प्रोटीन तो बनेगी ना, तो जैसे ही ये प्रोटीन बाहर निकल के आती है तो ये कौन सा सीक्वेंस सिग्नल वो होगा, इसका टर्मिनल N या C, जो पहले निकल के आता है वो N टर्मिनल होता है। तो ये हो गया N टर्मिनल। अब इस प्रोटीन को कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रहेगी, इसके लिए इस प्रोटीन के ऊपर एक सीक्वेंस पाया जाता है, उसको हम नाम देते हैं सिग्नल सीक्वेंस। ये नॉर्मली N टर्मिनल पे मिलेगा या C टर्मिनल पे मिलेगा, N टर्मिनल पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिलता है इसके पास में ये इतना सा रीजन क्या है, सिग्नल सीक्वेंस का है, जो इसको बता के जाता है कि इस प्रोटीन को कहाँ पर जाना है। तो जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस निकल के आता है तो इसके ऊपर इस सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर कौन आके बाइंड कर जाएगा, SRP। SS का मतलब तो क्या है, सिग्नल सीक्वेंस। नॉर्मली कहाँ पर मिलता है ये, N टर्मिनल पर, लेकिन ऑलवेज N टर्मिनल पर नहीं मिलेगा, किसी किसी प्रोटीन में तो मिड में भी देखा गया है ना। तो अब इसके ऊपर कौन आके बाइंड कर गया, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आके बाइंड कर गया। अब ये यहाँ से जो प्रोटीन निकलती है ना, यहीं पर बना देता हूँ मैं, जिस रीजन से राइबोसोम से प्रोटीन निकलती है, यहाँ पे एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें से प्रोटीन निकलती है। तो इस चैनल का नाम क्या होता है, पेप्टाइड एग्जिट चैनल। किसको बोला है पेप्टाइड एग्जिट चैनल, जिस चैनल के थ्रू राइबोसोम से प्रोटीन बाहर निकल के आती है ना, उस चैनल का नाम है क्या, पेप्टाइड एग्जिट चैनल। तो प्रोटीन इससे बाहर निकल के आएगी। जैसे ही प्रोटीन बाहर निकल के आती है तो उस प्रोटीन के ऊपर एक सीक्वेंस मिलता है जिसका नाम क्या दिया हमने, सिग्नल सीक्वेंस। कौन आके बाइंड कर गया उसके ऊपर, SRP रिसेप्टर आके बाइंड कर गया, है ना। रिसेप्टर नहीं है, केवल नाम है इसका SRP। SRP का पूरा नाम होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये है SRP का पूरा नाम, है ना, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल हो गया। अब ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या करता है, जैसे ही इसके ऊपर बाइंड होता है तो ये खुद इस पेप्टाइड एग्जिट चैनल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कौन बाइंड कर गया यहाँ पे, SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। इस SRP के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें 7S
SLSC, ये एक RNA है वो मिलता है। मतलब ये SRP जो है प्रोटीन प्लस RNA है ना, दो से मिलके बना हुआ है। इसमें RNA कौन सा मिलता है? 7SLSC। तो क्या इस SRP को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोल सकते हैं? इसमें RNA भी है और प्रोटीन भी है। देखो ये वैसे तो काम नहीं आएगा, लेकिन क्या आता है कभी कभी, जैसे 2 नंबर में आपके सामने क्वेश्चन डाल देता है, निम्न में से कौन एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है ऐसे डाल देता है। तो आपके सामने स्टेटमेंट डाल देगा, ऐसे 4 ऑप्शन डाल देगा, है ना। एक में तो डाल देगा राइबोसोम, बी में डाल देगा टेलोमरेज, एक में डाल दिया SRP और डी में डाल दिया RNA पॉलीमरेज। आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा, निम्न में से कौन एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है? कौन सा नहीं है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? तो पहले तो ये बताओ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता क्या है? RNP एक कॉम्प्लेक्स होता है RNA का और प्रोटीन का, जिसमें RNA भी मिलता हो प्रोटीन भी मिलता हो, दोनों के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? RNA पॉलीमरेज में तो वैसे ही RNA आ रहा है। RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज इसका मतलब एंजाइम हो गया, और एंजाइम में तो प्रोटीन से बना होगा, प्रोटीन तो होगी ना उसमें एंजाइम में, और नाम के आगे क्या लगा हुआ है? RNA पॉलीमरेज। राइबोसोम में तो R आ रहा है ना, राइबोसोम में R आ रहा है, इसका मतलब RNA मिलेगा उसमें। तो ऐसे फंस जाते हो ना। अब आपके दिमाग में कभी कभी आता है कि RNA पॉलीमरेज, इसमें तो खुद में ही RNA, नाम में ही RNA आ रहा है, तो इसमें तो RNA मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। RNA पॉलीमरेज में RNA नहीं मिलता। जैसे कश्मीरी सेब में कश्मीर नहीं होता ना, ऐसे RNA पॉलीमरेज में RNA नहीं होता। तो राइबोसोम जो है आपको पता है ना, RNA प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। टेलोमरेज ये आपने नहीं पढ़ा, टेलोमरेज हम पढ़ेंगे जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना, तब आएगा ना, जो एंड को रेप्लिकेट करना होता है। ये वैसे नाम तो सुना होगा ना आपने, टेलोमरेज। तो DNA के जो एंड्स होते हैं उनको रेप्लिकेट करने के काम में आता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लो कि ये भी एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। और SRP ये तो अभी पढ़ी है। तो ये जो है ना भ्रमित करने वाला नाम है D, इसके नाम के आगे RNA आ रहा है, लेकिन इसमें RNA नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो इसको अभी नोट कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है। और SRP के बारे में भी नोट कर लेंगे ना। SRP का पूरा नाम क्या होता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। इसमें RNA का नाम होता है 7SLSC। शिवानी इसको कहाँ पे पढ़ाया था आपको फर्स्ट टाइम? 7SLSC को कहाँ पर? प्रोटीन टारगेटिंग में। आपको तो पढ़ाई नहीं प्रोटीन टारगेटिंग? पढ़ाई थी या मोल बायो में पढ़ाया था ये पहली बार? उसमें था कहाँ पर? मोल बायो में कहाँ पर था? कौन सी टॉपिक में पढ़ाया था इसको? ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाया था ना, यूकैरियोट्स में पढ़ाया था। प्रोकैरियोट्स में तो एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज मिलता है, और यूकैरियोट्स में 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज मिलते हैं। तो RNA पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो किस किस का ट्रांसक्रिप्शन करता है? तो उसमें इसका नाम लिखाया था ना 7SLSC का। वहाँ पे ये भी बताया था किस काम में आता है ये। जैसे और भी नाम लिखाए थे इसके भाई बंधु, जैसे MRP माइटोकॉन्ड्रियल RNA प्रोसेसिंग, और pRNA भी लिखाया होगा। snRNA, mRNA सेकंड में आता है। HNRNA किस में आएगा?
थर्ड में या सेकंड में, या सेकंड में आएगा? एच एन, एस एन नहीं, एच एन। एच एन आर एन सी तो एम आर एन ए बनता है, तो एच एन को कौन बना के जाएगा? सेकंड। नहीं दिख रहा? ये तो अरे केवल क्वेश्चन नोट करने के लिए बोला था आपसे बस, ये तो भी लिखाएंगे इसको। हाँ, ये तो भी लिख रहे हैं इसमें, तो केवल एक क्वेश्चन नोट करने के लिए बोला था कि निम्न में से कौन एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है। ये फर्जी है ना, आरएनए पॉलीमरेज नाम के आगे आरएनए लगा हुआ है लेकिन इसमें आरएनए नहीं मिलता। ये ऐसे ही है जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज में लगा तो है डीएनए लेकिन उसमें डीएनए नहीं मिलता। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, एक एमआरएनए होगा, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है, उसके बाद में लार्ज सब यूनिट बाइंड करती है, फिर उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो राइबोसोम में से जिस जगह से प्रोटीन बाहर निकलती है उस जगह को क्या बोला जाता है? पेप्टाइड एग्जिट चैनल। पहले कौन सा टर्मिनल बाहर आएगा? एन टर्मिनल बाहर आएगा। जैसे ही एन टर्मिनल बाहर आता है तो उस पर जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो जैसे ही एक्सपोज हो जाएगा तो उसके ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, सिग्नल को पहचानने वाला पार्टिकल है ना। अब जो SRP प्रोटीन है ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है, इसके अंदर 7SLSC RNA मिलता है और कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल बनाते हैं। तो जैसे ही ये SRP बाइंड कर जाता है तो ये पेप्टाइड एग्जिट चैनल को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। अब प्रोटीन बनना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, पॉज हो जाएगी ना थोड़ी देर के लिए। अब प्रोटीन बनेगी नहीं। और ये राइबोसोम मिल कहाँ पर आता? कहाँ पे था ये वाला राइबोसोम? हम पढ़ रहे हैं CTT या PTT? CTT पढ़ रहे हैं तो पता है ना। और CTT वाला राइबोसोम कहाँ पे मिलता है? ER की मेम्ब्रेन पे। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? ER की मेम्ब्रेन पे हो रही है ना। समझ में आ गई बात? अगर हम PTT पढ़ते तब ये राइबोसोम कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन अभी कहाँ पर होगा? ये ER की मेम्ब्रेन पे होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं CTT और CTT होता है ER की मेम्ब्रेन पे। तो ये पेप्टाइड एग्जिट चैनल क्या कर दिया इसने? SRP ब्लॉक्स पेप्टाइड एग्जिट चैनल। पेप्टाइड एग्जिट चैनल को इसने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। अब आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब आगे ट्रांसलेशन कैसे होगा? अब इसको ER की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ER को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं। इस ER के ऊपर एक मिलता है रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर का नाम क्या दिया है हमने? SRP। कहाँ पर मिलता है रिसेप्टर? ER की मेम्ब्रेन पे बाउंड रहता है। SRP रिसेप्टर किसके साथ में बाइंड करेगा? SRP के साथ में बाइंड करेगा। और ये यहाँ पर मिलता है एक ट्रांसलोकेज। मतलब ये प्रोटीन के नाम है ना, SEC61, SEC63। ये एक्चुअल में क्या है? एक ट्रांसलोकेज है। ट्रांसलोकेज क्या होता है? जो होती है एक बड़ा चैनल होता है, और कुछ नहीं है ना। जैसे कुछ चैनल तो हमने आयंस के लिए पढ़े थे, तो आयंस वाले चैनल तो होते हैं साइज में छोटे, और ये इस चैनल के थ्रू आपको होता है ना पूरी की पूरी प्रोटीन अंदर जाएगी अभी, तो ये चैनल होगा साइज में बड़ा। तो जो बड़े साइज के चैनल हैं उनको नाम क्या दे दिया हमने? ट्रांसलोकेज नाम दे दिया है। अभी ये ट्रांसलोकेज ओपन है या क्लोज है? अभी ये ट्रांसलोकेज क्लोज है। ट्रांसलोकेज हो गया क्लोज। अब ये जो राइबोसोम है ना, ये भी कहाँ पे बाउंड है? ER की मेम्ब्रेन पे बाउंड है ना, इसके आसपास ही है कहीं। अब ये
ट्रांसलेशन अभी ओपन मतलब चल रहा है या क्लोज हो गया? ट्रांसलेशन क्या हो गया? पॉज हो गया। किसकी वजह से? पेप्टाइड एग्जिट चैनल ही ब्लॉक कर दिया ना एसआरपी ने, तो अब प्रोटीन बाहर कैसे निकलेगी? और ये कोई बहुत बड़ा स्पेस तो है नहीं उसमें, है ना, पेप्टाइड एग्जिट चैनल में। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एसआरपी को यहाँ से कैसे भी हटवाना पड़ेगा ना, तब जाके ये चैनल क्या होगा, यहाँ से ओपन होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका राइबोसोम है ये आके बाइंड करता है कहाँ पर, और इसमें से कौन बाहर निकल रहा था? अपने पास रेड कलर का पेन भी तो था, चल नहीं रहा पर ये। तो देखो ये प्रोटीन इसमें से बाहर निकल रही थी, लेकिन अब ये यहाँ पे पहले से कौन बाइंड है? एसआरपी बाइंड है ना यहाँ पे। तो ये अपना कन्फर्मेशन ऐसे चेंज करके इधर ही बना देता हूँ उसको, ब्लैक में था ना। ये कौन है? एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। मतलब ये दोनों के साथ इंटरेक्शन में रहता है, इस रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्शन में रहेगा और इस पेप्टाइड एग्जिट चैनल के साथ में भी रहता है। और यहाँ पे भी दोनों के साथ में क्या बाइंड रहती है? जीटीपी बाइंड रहती है दोनों के साथ में, एसआरपी रिसेप्टर के साथ में भी और एसआरपी इस प्रोटीन के साथ में भी। तो अभी इन दोनों का जैसे ही इंटरेक्शन हुआ, अब क्या होता है, अब इनकी जीटीपी का होगा हाइड्रोलाइसिस। तो जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है वो वहाँ से क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। और जैसे ये डिसोशिएट हो जाएगा और ये जो सेक 61 सेक 63 का ट्रांसलोकेज बताया, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो जो प्रोटीन अभी बाहर निकल रही थी वो सीधा कहाँ पे जाएगी? अब ईआर के अंदर चली जाएगी, है ना। तो प्रतीक्षा इसमें क्या होता है, अगर हम इसको कोई प्रोटीन है वो ईआर में जाती है ना, और उस प्रोटीन का हम ट्रांसलेशन करवा के देखें इन विट्रो कंडीशन में, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि जिन प्रोटीन का सीटीटी होता है ना, उन प्रोटीन को ट्रांसलेशन के लिए ईआर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ईआर के बिना जो ट्रांसलेशन पॉज हो जाता है ना, वो वापस से चालू ही नहीं हो पाएगा। तो कोई प्रोटीन जिसका पीटीटी हो रहा है उसका तो आप इन विट्रो कंडीशन में करवा सकते हो ना, बिना ईआर की हेल्प के ट्रांसलेशन। लेकिन किसी का सीटीटी होता है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जब सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल बाइंड कर जाएगा तो उसको हटाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ईआर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो बिना ईआर के ये सीटीटी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, वो तो दोबारा समझा देंगे। अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। एसआरपी रिसेप्टर बाइंड था, इसने इस पेप्टाइड एग्जिट चैनल को क्लोज कर दिया। अब इसको ओपन करवाना है, तो ओपन करवाने के लिए एसआरपी रिसेप्टर किसके साथ में बाइंड करता है? देखो एक बार यहाँ पे तो बाइंड कर ही गया, और किसके साथ बाइंड करेगा? इसका रिसेप्टर मिलता है ईआर की मेम्ब्रेन पे, इसका नाम है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर। तो जैसे ही इसके साथ में बाइंड करता है तो इसकी जीटीपी का हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से जो अभी एसआरपी रिसेप्टर है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? नहीं, रिसेप्टर नहीं, एसआरपी प्रोटीन है ना, वो यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगी। और ये तो डिसोशिएट हो जाएगी, साथ में ये जो चैनल है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो एक डायग्राम और बना लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ये आरती थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, तो ये चैनल क्या हो गया? ओपन हो गया। कौन बाइंड है इसके ऊपर? राइबोसोम। और इसमें से जो पेप्टाइड बाहर निकल रहा है ये अब कहाँ पे चला जाएगा? सीधा ईआर में। और ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल हो गया, एसआरपी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्ट। ये तो रिसेप्टर हो गया ना, यहीं पर लिख लेते हैं ना। नाउ एसआरपी binds with SRP receptor and
हाइड्रोलाइसिस ऑफ GTP cause dissociation of SRP। अब आगे क्या होगा, SRP डिसोशिएट हो गया, नाउ ट्रांसलोकेज ओपन या क्लोज, ओपन, और प्रोटीन कहाँ पे जाएगी, प्रोटीन एंटर्स इन ER, तो प्रोटीन चली जाएगी ER में। तो ये वाला जो डायग्राम है वो इधर बना दिया ना, उससे आगे का समझ में आ गई बात। हाँ बताओ। सर अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर है, हाँ। तो मतलब उससे अटैच्ड कौन से वाले सब यूनिट से होता है, स्मॉल या फिर लार्ज? देखो ऐसा होता है प्रतीक्षा, जो नॉर्मली कंडीशन में दोनों जो सब यूनिट है ना, ये जुड़ी हुई नहीं मिलती, ट्रांसलेशन से पहले ये दोनों अलग अलग कंडीशन में मिलती हैं। फिर जब अपने को ट्रांसलेशन करवाना होता है तब जाके हम दोनों यूनिट को असेंबल करते हैं, और वो RNA के ऊपर ही असेंबल होती हैं, क्योंकि उनको असेंबल करवाने के लिए हमें GTP की ज़रूरत पड़ती है। तो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में कौन सी सब यूनिट? ले लार्ज वाली सब यूनिट आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में पूछा जाए ना, तो नॉर्मल कंडीशन में एक कंप्लीट राइबोसोम नहीं मिलता सेल में, ये केवल कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर ट्रांसलेशन चल रहा होता है बस RNA के ऊपर ही मिलेगा, और इसकी लार्ज सब यूनिट इसके कॉन्टैक्ट में आती है। और सर हर एक मतलब नॉट ऑल पर ज़्यादातर के नीचे ये मिलेगा ही मिलेगा ट्रांसलोकेज, किसके? राइबोसोम के नीचे। नहीं ऐसा, ये इसके ऊपर नहीं मिलता, ये तो जब ट्रांसलेशन होता है ना तब इसके कांटेक्ट में आता है, जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो ट्रांसलेशन आगे कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा। ट्रांसलेशन कंटिन्यू जब होगा आगे, जब ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, इसके कांटेक्ट में आए बिना आगे ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा। शुरुआत तो हो जाती है ट्रांसलेशन की, लेकिन वो पॉज वाली कंडीशन में रह जाता है, तो आगे कंटिन्यू कब होगा, जब वो इसके कांटेक्ट में आएगा। शुरू से मतलब शुरुआत से इसके कांटेक्ट में नहीं रहता, शुरुआत में तो मेम्ब्रेन पे बाउंड रह सकता है कहीं भी। तो ये दो डायग्राम समझ में आ गए। सबसे पहले देखो, सोच के देखो, कोई राइबोसोम था, उसने ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर दिया, तो जिस जगह से प्रोटीन बाहर निकल के आएगी उस पॉइंट को क्या बोला है, पेप्टाइड एग्जिट चैनल। पहले एन टर्मिनल आएगा या सी टर्मिनल आएगा, एन टर्मिनल आएगा, और एन टर्मिनल पे कौन सा सीक्वेंस मिलता है, सिग्नल सीक्वेंस मिलता है। कौन रिकॉग्नाइज करेगा उसको, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। किससे बना हुआ है ये, 7SLHC RNA मिलता है, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो मिलके बनाती हैं क्या, SRP। तो SRP बाइंड कर जाता है सिग्नल रिकॉग्निशन, वो सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर, और सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर जैसे ही बाइंड करता है तो ये पेप्टाइड एग्जिट चैनल को कर देता है क्लोज। तो ट्रांसलेशन चलेगा या बंद हो जाएगा, वहीं ट्रांसलेशन हो जाएगा बंद। अब ये ट्रांसलेशन जब भी चालू होगा जब ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल किसके पास में आएगा, SRP रिसेप्टर के पास में आएगा, और ये लार्ज सब यूनिट किसके कॉन्टैक्ट में आएगी, इस ट्रांसलोकेज के कांटेक्ट में आएगी। ये इस कंडीशन में हो जाएगा। अब कोई एंजाइम आएगा GTPase, वो GTP का क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, और हाइड्रोलाइसिस से SRP जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और SRP के डिसोशिएट होते ही, GTP के हाइड्रोलाइसिस होते ही ये ट्रांसलोकेज हो जाता है ओपन, और ट्रांसलोकेज ओपन हो जाएगा तो अब प्रोटीन सीधी कहाँ पर जाएगी बनने के साथ में, ER में। तो देखो ये प्रोटीन अभी कंप्लीट बनी है या नहीं बनी, अभी कंप्लीट बनी नहीं है, अभी बनी रही थी, जिससे पहले ER में जाना इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो देखो इसको हम CTT बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। समझ में आ गया CTT क्यों बोला है, अभी प्रोटीन बनने के साथ साथ में ही उसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी शुरुआत हो गई, इसलिए इसको क्या बोला है, CTT, को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। और PTT में क्या करेंगे, प्रोटीन बन जाएगी कम्प्लीटली, फिर उसको पैक करेंगे तब जाके भेजेंगे। यहाँ पे प्रोटीन के बनने के साथ साथ में ही वो ER में ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गई, इसलिए इसको बोला है CTT। बना लो है ना दो डायग्राम। कुछ समझ में नहीं आए तो वापस से पूछ लेना। पिछली बार ये पढ़ाया थोड़ी था, नहीं पढ़ाया था शायद, मेरे हिसाब से पढ़ाया था। एक बैच में पढ़ाया होगा, एक बैच नहीं पढ़ाया होगा। आपने पढ़ाया था, सर दोनों बैच ही एक हो गए थे इस सब्जेक्ट पर, तो शायद मॉर्निंग में हो गए थे।
तो आपकी सेल वायु बच रही है बस ये प्रतीक्षा। नहीं नहीं तो सिग्नल ही तो बस। वो तो एक यूनिट है पूरी। सर मेरी यूनिट हुई, सच बताऊं क्या, 2.5 यूनिट करी है मैंने कोचिंग में आके। एक हुई वो जेनेटिक्स की थी और थोड़ी बहुत बायोलॉजी। ये ऐसा क्यों होता है पता है, एक बार फीस लेते हैं इसलिए। चाहे हर बार की अलग अलग फीस हो ना, जैसे सरस्वती धाम में बोल देते ना कि 3 बार में तो सिलेक्शन होता नहीं है, 3 बार में तो आप 4थी बार में तो सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचोगे, और हर बार की अलग अलग फीस लेते हैं फिर। हर बार अलग अलग फीस लेते हैं और पहले ही बोलते हैं कि 3 बार में तो सिलेक्शन होता नहीं नेट में, 4थी बार में पहुंचोगे सिलेक्शन के नज़दीक। देखो सेल बायोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी बहुत ब्रॉड है ना, बहुत बड़ी है। आप इसका 50% भी कर लोगे ना तो आपका काम निकल जाएगा 4-5 क्वेश्चन का। अब ये जो टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग, ये अपने हॉट टॉपिक्स में है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। मतलब जैसे किसी को कम समझ में आया हो या समझ में नहीं आया हो तो चलेगा ना। अपने हॉट टॉपिक्स में जैसे कैंसर है, अपोप्टोसिस है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा, है ना। साइटोस्केलेटन है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। सेल डिवीजन है, सेल साइकिल है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक जो आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ाया ना, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे टॉपिक को अगर आप कर लेते हो 4-5 क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाएगा आपका। इसको आप छाप के रख लेना, उसके बाद में आपको लगे कि ये मेरे को अच्छे से हो सकता है तब तो कर लेना तैयार, नहीं तो पूरे टॉपिक को छोड़ देना ना, प्रोटीन टारगेटिंग को करना ही नहीं है इसको। फिर प्रियंका क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोटीन टारगेटिंग लिख लेना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया तब तो तैयार करना है, नहीं तो क्या करना है, पूरे के पूरे को छोड़ देना है कि इसको ना तो पढ़ना है ना इसका क्वेश्चन करना है एग्जाम में। जो टॉपिक तैयार करके जाओ उसको अच्छे से तैयार करके जाओ। अगर आप छोड़ के जा रहे हो पूरे को छोड़ जाओ, है ना, बीच में लटका के नहीं जाना है। हर यूनिट में से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप उस यूनिट में से 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो इसका मतलब आपकी 100% तैयार है वो यूनिट। 7-8 में से 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो 100% तैयारी है आपकी। नहीं दिख रहा?
नहीं छापा भी? प्रीति आप कल नहीं आए थे ना, कल वाली क्लास ले ली? एक और 7SLSC RNA का नाम है, एक RNA है और जिसके साथ में कुछ प्रोटीन मिलके दोनों बनाते हैं SRP। बना लिया? वो भी लिख लेना जो मैंने लिखाया था नीचे, है ना? ये केवल आपको समझाने के लिए, वैसे ऐसे प्रोसेसिंग वगैरह में से यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं ऐसे, है ना? क्वेश्चन जब आप करोगे प्रैक्टिस तब पता लग जाए ना किस टाइप का आता है। देखो जैसे ही प्रोटीन अंदर आ गई है ना, अब यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस था एन टर्मिनल पे, यहाँ पर ER की मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड एक एंजाइम मिलता है सिग्नल पेप्टाइडेज। क्या करेगा ये सिग्नल पेप्टाइडेज? सिग्नल पेप्टाइडेज क्या करेगा काजल? कहाँ पे मिलता है ये सिग्नल पेप्टाइडेज? कहाँ पे मिलेगा दीपिका? तभी तो बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो देखो ये सिग्नल पेप्टाइडेज मिलता है ER की मेम्ब्रेन में बाउंड रहता है अंदर की साइड में ना, इसको पूरी ER के अंदर जो स्पेस है ना इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ER ल्यूमेन। तो ये सिग्नल पेप्टाइडेज एक एंजाइम है, इस सिग्नल सीक्वेंस को क्या कर देता है यहाँ से कट कर देता है। तो ये सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ से कट।
सिग्नल पेप्टाइडेज क्लीव सिग्नल सीक्वेंस। अब ये यहाँ से कट हो जाएगा, प्रोटीन पूरी कहाँ पे आ जाएगी, ईआर के अंदर आ जाएगी। अब इस प्रोटीन के बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे सबसे पहले इसका क्या कराना होता है, ग्लाइकोसाइलेशन कराना होता है ना, कार्बोहाइड्रेट अटैच कराओ। फिर क्या कराना होता है, इस प्रोटीन की फोल्डिंग करानी होती है, प्रोटीन की फोल्डिंग करा दो। फोल्डिंग कराने के बाद में फिर इसका कुछ पार्ट कट भी करना होता है, इसको हम ट्रिमिंग या कटिंग बोलते हैं ना, प्रोटीन क्लीवेज या ट्रिमिंग सुना होगा ना, तो ट्रिमिंग वगैरह करानी होती है। फिर उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कहाँ के लिए, गोल्जी के लिए। फिर जो मॉडिफिकेशन गोल्जी में होना होगा वो गोल्जी में हो जाएगा, और अगर ईआर की प्रोटीन होगी तो वापस से लौट के आ जाएगी, नहीं तो फिर ट्रांस गोल्जी में वेसाइकल बना के पैक कर देंगे, और वो अब वेसाइकल में भी रह सकती है और मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकती है। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये पॉइंट लिखना है आपको ना, डायग्राम बनाओ फिर ये पॉइंट लिखो। क्या एक ईआर और बना लो आगे, यहाँ पर नई ईआर बना लो ना आगे, जरूर थोड़ी कि ईआर सेल के अंदर ही मिले, बाहर बना लो। मैं तभी तो बोलता हूँ सेल का जो साइज है वो हाईली वेरिएबल है। अरे नेक्स्ट पेज तो होगा, नेक्स्ट पेज, उस नेक्स्ट पेज में बना लो। अभी एक और ईआर बनेगी ना अभी तो। नेक्स्ट पेज में बना लो, उसी में थोड़ी ज़रूरी है कि उसी में बनाओ आप। सेल का साइज हाईली वेरिएबल है, ज़रूरत पड़ने पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। क्या अब प्रोटीन ईआर में आ गई, अब उसकी ज़रूरत है नहीं, अब ईआर में थोड़ी रखेंगे इसको, बीच में से कट नहीं किया है, जो एन टर्मिनल पर सिग्नल सीक्वेंस था ना उतने को कट किया है। अब प्रोटीन ईआर में आ गई, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या एन, और जहाँ पे भी सिग्नल सीक्वेंस मिलेगा वहाँ से कट होगा। पहले कहाँ से किया था, वो तो साइंटिस्ट ने किया था बाहर आर्टिफिशियली, वो तो कहीं से भी कट कर सकता है साइंटिस्ट। तो सिग्नल सीक्वेंस को कट कर देते हैं ना। अब यहाँ से आगे क्या होगा, फर्दर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा। आरती मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा हो गया आज, है ना ये। सेल बायो बहुत बड़ी है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा प्रोटीन टारगेटिंग में से। तो नहीं, अब जैसे एक बार आपको पता तो रहेगा ना, भले ही क्वेश्चन करके मत आना आप, लेकिन कल को आप कहीं पढ़ाने जाओगे तो फिर एक दिक्कत क्या होती है, जैसे किसी बैच में नहीं पढ़ा पाता हूँ, फिर वो बच्चे पढ़ाने के लिए जाते हैं, फिर फ़ोन करके बोलते हैं सर ये टॉपिक पढ़ाना है, अब कैसे करें, तो वो दिक्कत नहीं आए बस आपको, है ना। आप नेट के लिए भले ही तैयार मत करना है इसको, लेकिन कल को आप कॉलेज में कोचिंग में कहीं पढ़ाने जाओगे ना, तो फिर आपको एक आइडिया रहेगा कि ये प्रोटीन टारगेटिंग होती क्या है। नहीं तो आप क्या करना कि कोई टॉपिक में जो छोड़ देता हूँ ना पूरी तरीके से, फिर आप उसको यूट्यूब से या कहीं से भी करने की कोशिश करना। आपको 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे उस छोटे से टॉपिक में, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पढ़ाया इसलिए आरती कि कल को आप जाओगे ना, और सेल बायोलॉजी जो है वो बेसिक्स है, चाहे आप जूलॉजी से हो या बॉटनी से हो, तो ये उसके लिए कराया है ना। बाकी नेट में तो आप इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है ना। एक क्वेश्चन आएगा, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, आप इसको लिख के रख लेना कॉपी में, अभी नेट के लिए भले ही छोड़ देना इसको, लेकिन कल को आपको कहीं जैसे पढ़ाने जाना है तब इसको तैयार कर लोगे ना नोट्स वगैरह से। बना लिया?
अब आप लिखो आगे फंक्शन ऑफ ER। ER के क्या क्या काम होते हैं ना आगे। फंक्शन ऑफ ER। तो सबसे पहले अब क्या होगा, इस प्रोटीन के साथ में सबसे पहले इसका ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का ना, N लिंक और O लिंक। N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है? ये तो होता है ER में, लेकिन ये ER में नहीं होता। ये कहाँ पे होता है? गोल्जी बॉडी में होता है ना। ये नीट लेवल पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ER में बता देते हैं ना, ER में होता है ना, बाकी दोनों जगह पे होता है ना ग्लाइकोसाइलेशन। तो N लिंक जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो किसी अमाइनो एसिड के ऊपर होगा। अमाइनो एसिड के ऊपर ही तो लगाएंगे ना, तो कौन से अमाइनो एसिड के ऊपर लगाएंगे? एस्पेराजिन अमाइनो एसिड जो होता है ना, उसके ऊपर लगाया जाता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। सपना नहीं आया समझ में? देखो कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन सपना बहुत बड़ी है ऐसे, है ना। अब इसके ऊपर तो मतलब 100-200 अमाइनो एसिड है, लेकिन क्या हर अमाइनो एसिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे? हर किसी अमाइनो एसिड के ऊपर नहीं लगाएंगे। इस प्रोटीन में जो एस्पेराजिन अमाइनो एसिड होगा उसके ऊपर ही कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। और एस्पेराजिन भी कोई एक नहीं मिलता, मान लो इसमें 20 एस्पेराजिन मिलते हैं, क्या 20 के 20 के ऊपर लगाएंगे? नहीं। तो एक सीक्वेंस बना रखा है हमने उसके लिए, एस्पेराजिन एक्स सेरीन या एस्पेराजिन एक्स थ्रियोनिन, मतलब ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आएगा ना, उसी एस्पेराजिन के ऊपर क्या लगेगा? कार्बोहाइड्रेट लगेगा। जैसे एस्पेराजिन अमाइनो एसिड आ गया, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या, कुछ भी हो सकता है, केवल प्रोलीन नहीं होना चाहिए। एक्स बराबर क्या नहीं होना चाहिए? प्रोलीन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आपसे जैसे एक सीक्वेंस दे दूँ कि कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन में कौन से सेगमेंट पर ग्लाइकोसाइलेशन होगा। जैसे मैं 4 ऑप्शन दे दूँगा ना आपके सामने, ये आपको कोई प्रोटीन दे रखी है ना, निम्न में से कौन से सेगमेंट पर ग्लाइकोसाइलेशन होगा? तो ये सीक्वेंस आएगा ना, तभी हो सकता है एस्पेराजिन एक्स सेरीन या एस्पेराजिन एक्स थ्रियोनिन। जैसे इस वाले में देखो, एस्पेराजिन की जगह पे एस्पेराजिन आ रहा है और एक्स की जगह पे तो कोई सा भी अमाइनो एसिड आ सकता है, कौन सा नहीं आएगा? प्रोलीन नहीं आएगा। और ये लास्ट में थ्रियोनिन आ सकता है, तो देखो इसका हो सकता है ना। दूसरे में देखो एस्पेराजिन आ गया, सेरीन आ गया, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए? थ्रियोनिन आना चाहिए, तो इसका नहीं होगा ना ग्लाइकोसाइलेशन। एस्पेराजिन आ गया, एस्पेराजिन के बाद में प्रोलीन आ गया, प्रोलीन को छोड़ के कोई सा भी आ सकता था, तो प्रोलीन आ गया तो ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा। इसमें भी क्या आ गया? एक्स की जगह है प्रोलीन, तो केवल कौन से का होगा? इस वाले सेगमेंट का होगा ना ग्लाइकोसाइलेशन। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? क्या सेकंड में क्यों नहीं होगा? सेकंड में इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में तो सेरीन या थ्रियोनिन में से आना चाहिए कोई ना कोई। इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में एलेनिन आ रहा है। लास्ट में फिक्स है सेरीन या थ्रियोनिन ही होना चाहिए, और फर्स्ट पे क्या होना चाहिए? एस्पेराजिन ही होना चाहिए। बीच में कुछ भी आ सकता है प्रोलीन को छोड़ के। एक्स बराबर एनी अमाइनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन। क्वेश्चन समझ में आ गया आज था ये? तो हर किसी अमाइनो एसिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं लगाते। जब प्रोटीन में ये सीक्वेंस आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई सीक्वेंस आएगा, तभी उसके ऊपर क्या लगेगा? कार्बोहाइड्रेट लगेगा।
क्वेश्चन नोट करोगे, विच सेगमेंट ऑफ प्रोटीन कैन बी ग्लाइकोसाइलेटेड, इसमें विच सेगमेंट ऑफ प्रोटीन कैन बी ग्लाइकोसाइलेटेड। रमेश नहीं आया क्वेश्चन समझ में? ये उतार रहे हो पहले, छाप लो। कैन बी ग्लाइकोसाइलेटेड। नया समझ में आ गया? तो हर अमाइनो एसिड का ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा, ये जो सीक्वेंस आएगा तभी हो सकता है ना। और प्रोलीन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए उसमें। ग्लाइकोसाइलेशन वैसे क्यों करवाते हैं नंदनी हम? ग्लाइकोसाइलेशन करवाने के पीछे क्या रीज़न है? कोई एक काम बता दो कि इसकी वजह से ग्लाइकोसाइलेशन होता है। देखो, एक बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो एंटीजन की तरह काम करते हैं। जैसे ना आरबीसी के ऊपर जो ए बी ब्लड ग्रुप के एंटीजन हैं वो किससे बने होते हैं? इस कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं ना। और क्या काम करता है? सेल सेल एडिजन में काम आता है ना। दो सेल को आपस में इंटरेक्शन करना हो उसमें भी काम आता है। तो आप ये ग्लाइकोसाइलेशन के काम लिख सकते हो ना। वहाँ पे लिखवाए थे कि आपको भी 2-3 दिन पहले समझाए थे? लिखवाए नहीं थे तो यहाँ पे लिख लेना ना ग्लाइकोसाइलेशन के काम। ग्लाइकोसाइलेशन के फंक्शन लिख लेना, ग्लाइकोसाइलेशन क्यों होता है ना सेल में। तो पहला तो क्या बताया? एक्ट एज एंटीजन। फर्स्ट लिख लेना एक्ट एज एंटीजन। एक्ट एज एंटीजन। दूसरा क्या लिखोगे? सेल सेल एडिजन। एडिजन का मतलब जानते हो सपना? एडिजन का मतलब चिपकना होता है एक तरह से। जैसे मार्केट में जो आता है ना फेविकॉल, फेविकॉल सुना होगा ना नाम। फेविकॉल का मतलब क्या होता है? फेविकॉल का मतलब कुछ नहीं, फेविकॉल एक ब्रांड का नाम है, लेकिन फेविकॉल का मतलब अब हम चिपकाने से समझते हैं, चिपकाने वाला एजेंट। तो इसने मार्केट में इतनी पहचान बनाई कि गांव में कोई भी नहीं जानता कि मतलब एडिजिव क्या होता है। सब उसको क्या बोलेंगे? फेविकॉल। मतलब उसको कुछ भी चिपकाने वाला चाहिए तो क्या बोलेगा दुकानदार से? फेविकॉल दे दो। उसको रियल में क्या बोलते हैं? एक एडिजिव एजेंट है वो, है ना। तो इसकी वजह से अब दूसरी कोई कंपनी मार्केट में आना भी चाहे ना, और दुकानदार के पास में 2 ब्रांड रखे हों, उसको दूसरा ब्रांड लेना भी हो तब भी किस नाम से मांगेगा? कि अच्छी क्वालिटी का फेविकॉल दे दो, कोई बढ़िया कंपनी का। बढ़िया कंपनी मतलब दूसरी ब्रांड का मांगेगा तब भी क्या मांगेगा? बढ़िया क्वालिटी का फेविकॉल दे दो। फेविकॉल के अलावा मांगे तब भी, है ना। जैसे किसी टाइम पे यही जगह कोलगेट ने बनाई। कोलगेट जो है एक ब्रांड बन गया है ना टूथपेस्ट का। जैसे डालडा भी ब्रांड बनाता है ना, वनस्पति घी का डालडा। तो एडिजन समझ में आ गया। और क्या काम होता है इसका? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देके जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी लिख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने ये वाला? विच सेगमेंट ऑफ प्रोटीन कैन बी ग्लाइकोसाइलेटेड। तो इसमें होगा ए वाला आंसर। विच सेगमेंट ऑफ प्रोटीन कैन बी ग्लाइकोसाइलेटेड। तो प्रोलीन नहीं आना चाहिए ना, जिसमें प्रोलीन आ गया उसका ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा। फिर दूसरे वाले में तो प्रोलीन आया ही नहीं, फिर भी क्यों नहीं हुआ?
तो लास्ट में सेरीन या थ्रेओनीन में से आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया, एलेनिन आ गया, तो इस वजह से ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुआ। एक बात और लिखो इसमें, एक एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम है ट्यूनिकामाइसिन। लिख लो, ट्यूनिकामाइसिन ब्लॉक्स ग्लाइकोसाइलेशन। ट्यूनिकामाइसिन एंटीबायोटिक है जो ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होने देता। ट्यूनिकामाइसिन ब्लॉक्स ग्लाइकोसाइलेशन। लिख लिया ट्यूनिकामाइसिन। और एक लाइन लिख लें, डायरेक्ट कभी आ जाए बाई चांस तो, ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट एट ER मेम्ब्रेन ऑन डॉली। नाम सुना है डॉली? तो डॉलीकॉल एक लिपिड होता है ना, तो जो ER की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसके ऊपर स्टार्ट होता है, डायरेक्ट प्रोटीन के ऊपर नहीं होता है ना। पहले उस डॉलीकॉल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा लेते हैं, फिर उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोटीन के ऊपर। तो उस लिपिड का नाम क्या है, डॉलीकॉल। कहाँ पर मिलता है ये, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर। देखो क्या होता है, ER की मेम्ब्रेन में क्या मिलता है, लिपिड मिलता है डॉलीकॉल। उसके ऊपर फॉस्फेट लगाते हैं, फिर उसके बाद में 2 N एसिटिल ग्लूकोजामिन, 9 मैनोज और 3 ग्लूकोज। ग्लाइकोसाइलेशन के नाम पे ये पार्ट लगाते हैं प्रोटीन के ऊपर। लिख लो, मतलब याद नहीं करना है, कभी आप BSc MSc के लिए नोट्स खोल के देखोगे ना तब काम आएगा, है ना। समझ में आ गया? मतलब ग्लाइकोसाइलेशन के नाम पे क्या लगाते हैं प्रोटीन के ऊपर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं अपने पास में, तो ये वाला पार्ट लगाया जाता है ना प्रोटीन के ऊपर। यहाँ से 2 N एसिटिल ग्लूकोजामिन, 9 मैनोज और 3 ग्लूकोज। ये लिपिड के ऊपर पहले तो हम सिंथेसाइज करते हैं, फिर इस पूरे पोर्शन को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोटीन के ऊपर। क्या आवाज़ नहीं आ रही? मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हैं, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन के नाम पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं प्रोटीन के ऊपर, तो ये पार्ट लगाते हैं ना प्रोटीन के ऊपर। 2 तो लगाते हैं N एसिटिल ग्लूकोजामिन, 9 लगाते हैं मैनोज और 3 लगाते हैं ग्लूकोज। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। लेकिन फर्स्ट स्टेप कहाँ पर चलता है ग्लाइकोसाइलेशन का, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड मिलता है, कौन सा, डॉलीकॉल। उसके ऊपर इसको पूरे को सिंथेसाइज कर लेते हैं ना एक एक करके। जैसे पहले एक N एसिटिल ग्लूकोजामिन लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर मैनोज लगाते हैं ना एक एक करके, फिर ग्लूकोज लगाते हैं एक एक करके। जब ये पूरा सिंथेसाइज हो जाता है फिर इस पूरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोटीन के ऊपर, और इसको हम बोल देते हैं प्रोटीन का एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। समझ में आ गई बात? अरे आधा घंटा इसी को समझाने में लगेगा ना फालतू में कैसे कैसे लगते हैं, इसलिए अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख लो कि ये मॉलिक्यूल लगाए जाते हैं। सुनीता आपको तो बताए भी होंगे ना एक एक करके लगाना। ये पिछली बार जब कराया था तब, तो आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा ना फालतू में, इसलिए। और क्वेश्चन आना नहीं है वहाँ से क्या मतलब निकलेगा ना, इसलिए ये लिख लो कि ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के लगाए जाते हैं ना प्रोटीन के ऊपर। तो ग्लाइकोसाइलेशन को ब्लॉक कौन करता है, कौन ब्लॉक करेगा, ट्यूनिकामाइसिन।
और फर्स्ट स्टेप कहाँ पर स्टार्ट होता है? AR की मेम्ब्रेन में लिपिड मिलता है, कौन सा? डॉलीकॉल है ना, उसके ऊपर मिलता स्टार्ट होता है। और तीसरा इसमें काम की बात यह है कि होता कहाँ पर है, तो एस्पेराजीन एक्स सेरीन या एस्पेराजीन एक्स थ्रेओनिन उस पार्ट पर होगा। और बाकी फंक्शन क्या क्या होते हैं ग्लाइकोसाइलेशन के? स्टेबिलिटी, एंटीजन और सेल सेल एडिशन में। और एक पॉइंट और ऐड कर लेना, ये प्रोटीन को प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से भी बचा के जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना जो प्रोटीन को कट कर देते हैं, तो उससे भी बचा के जाता है ना, उस अटैक से भी। ये प्रोटेक्ट प्रोटीन फ्रॉम प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, प्रोटेक्ट प्रोटीन फ्रॉम प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। प्रोटेक्ट प्रोटीन फ्रॉम प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। तो ये काम है ना किसके? कार्बोहाइड्रेट के। तो पीयूष आवाज आ रही है? क्या लगाते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं? फिर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं प्रोटीन के ऊपर? और ग्लूकोज। लेकिन NAG के कितने मॉलिक्यूल लगाते हैं? 2, मैनोज के और ग्लूकोज के 3, N एसिटिल ग्लूकोज एमीन। अभी तो लिखवाई थी AB ब्लड ग्रुप में लिखवा रखी है ना। तो N एसिटिल ग्लूकोज एमीन के 2 मॉलिक्यूल लगाए जाते हैं ना। तो एक तो ER का काम क्या हो गया? ग्लाइकोसाइलेशन का। दूसरा काम होता है ER का अब हमें क्या करवानी है? प्रोटीन की फोल्डिंग करवानी है और प्रोटीन में क्या बनवाना है? डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनवाने होते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवाने का काम भी कौन करता है? ये ER ही करती है ना। तो दूसरा काम लिखो ER का, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक काम तो हो गया ER का, कौन सा? ग्लाइकोसाइलेशन का। दूसरा कौन सा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का। ER ही बना लेते हैं डायरेक्ट। देखो नंदिनी, ये कोई प्रोटीन थी है ना, इसमें ये कोई सिस्टीन अमीनो एसिड है, इसके ऊपर कौन सा वो मिलता है ग्रुप? SH। यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टीन है, इसके ऊपर भी कौन सा मिलेगा? SH ग्रुप मिलेगा। अभी दोनों के बीच में क्या बनाना है? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए इन दोनों सिस्टीन का रिडक्शन करना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा? अभी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसी स्ट्रक्चर? रिड्यूस स्ट्रक्चर है, और इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए इनका हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बन पाएगा ना। इसी को तो बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन अभी पहले हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन को लेने के लिए कोई ना कोई आना तो चाहिए ना। इसके पास जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है उनको लेने के लिए कोई आएगा, तभी तो इसका क्या हो पाएगा? ऑक्सीडेशन हो पाएगा। तो ऐसा करने के लिए इसके पास में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है PDI, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। इसके पास में क्या होता है? ये पहले से ही ऑक्सीडाइज स्टेट में मिलता है। तो अब ये क्या करेगा? ये प्रोटीन जो है इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है ये खुद ले लेगा, तो खुद तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखो इस प्रोटीन को मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ ना। ये था SH और SH। अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड बने या नहीं बने? नहीं, अभी नहीं बने ना। तो
तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए बताओ? इस प्रोटीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? इसको प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज को। तो ये खुद तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, लेकिन प्रोटीन क्या हो गई? ऑक्सीडाइज। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। अब ये जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज था ये खुद हो गया रिड्यूस। तो क्या अब ये दूसरी किसी प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और आपको आगे करवाना है नहीं करवाना? करवाना है। तो क्या इसको वापस से इसके प्रीवियस कन्फर्मेशन में लाना पड़ेगा, वापस से इसको। ये तो कौन सी स्ट्रक्चर है? रिड्यूस्ड। और ये ऑक्सीडाइज्ड। अगर आप चाहते हो कि दूसरी प्रोटीन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बने, तब तो इसको वापस से क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आगे प्रोटीन बनानी नहीं है, तो फिर इसको क्या करोगे? रिड्यूस ही रहने दो। लेकिन बनानी है नहीं बनानी? आगे प्रोटीन बनानी है। तो अब क्या होता है, सेल में एक दूसरी प्रोटीन है जिसका नाम होता है एरो1। ये भी कहाँ मिलती है प्रोटीन? ER के अंदर ही मिलती है ना। तो एरो1 का भी यही कन्फर्मेशन होता है। इसने क्या किया, ये जो रिड्यूस था ना, एक एरो1 प्रोटीन थी, उस एरो1 प्रोटीन जो पहले से कौन सी फॉर्म में थी? ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और खुद कौन से कॉन्फर्मेशन में आ गया? ऑक्सीडेशन वाले में। लेकिन इस प्रोटीन को क्या कर दिया इसने? रिड्यूस कर दिया। तो एरो1 प्रोटीन खुद क्या हो गई? रिड्यूस। लेकिन इसने पीडीआई को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो पीडीआई तो वापस से काम में आ जाएगा प्रोटीन को डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में। लेकिन इस पीडीआई को वापस से ऑक्सीडाइज होना या नहीं होना? वापस से होना पड़ेगा ना। और वापस से ऑक्सीडाइज होने के लिए किसके पास आएगा? ये एरो1 के पास ही तो आएगा। लेकिन एरो1 खुद कौन सी फॉर्म में पड़ी हुई है अभी? रिड्यूस। तो क्या वापस से इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो फिर एक दूसरी प्रोटीन है एरो2। अब क्या किया इसने? एरो1 ने एरो2 था उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। लेकिन खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये एरो2 को भी आपको आगे ऑक्सीडाइज करना है या नहीं करना? तो करना है। लेकिन ये कहाँ से ऑक्सीडाइज होगा नहीं पता। अभी डिस्कवर करेगा आप में से कोई? मतलब ये भी कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीडाइज होके आएगा, है ना। लेकिन अभी कहाँ से ये ऑक्सीडाइज होता है अभी चल रही है बात, है ना उसकी। तो कुल मिला के समझ में आ गया डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो, अगर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट करो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अगर किसी के पास भी हाइड्रोजन है तो इसका मतलब वो उसकी रिड्यूस फॉर्म है ना। और अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो या तो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, या ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। यही तो होता है ऑक्सीडेशन में। क्या होता है? या तो हाइड्रोजन निकालो, या इलेक्ट्रॉन निकालो, या ऑक्सीजन को ऐड करो। तो अभी देखो इसके पास में हाइड्रोजन है या नहीं है? है। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म ये होती है रिड्यूस। जहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म मानी जाएगी वो। और ये कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो अब आपको क्या करना है? इसके हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई आना चाहिए उनको लेने के लिए। तो उन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन आता है? एक एंजाइम है पीडीआई, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ये क्या करता है? इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। खुद पहले इस फॉर्म में था, अब मैंने एरो लगाया, इसका मतलब इस फॉर्म में आ गया, ये रिड्यूस हो गया। अब इसको भी हमें क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। तो इसको
अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे किसी को, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। तो इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन आता है, एरो वन। एरो वन खुद कैसा होता है, पहले ऑक्सीडाइज होता है, और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेता है तो खुद कैसा हो गया, रिड्यूस। फिर इसको भी अगर ऑक्सीडाइज करना है तो इसको अपने हाइड्रोजन किसी को देने पड़ेंगे, ये किसको देता है, एरो सेकंड को। जब इसने एरो सेकंड को दिए तो एरो सेकंड किस में चेंज हो गया, रिड्यूस वाली फॉर्म में। अब ये और ये ऑक्सीडाइज, अब इसको भी ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा तो किसी ना किसी को ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब किसको देगा ये अभी अपने को नहीं पता है। कुल मिला के अपनी प्रोटीन में क्या बन गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए ना, ये था अपना मेन टारगेट। उसको तो डिस्कवर करते रहेंगे आगे किसको देगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। अपना टारगेट था प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना। तो ये भी कहाँ पर बनते हैं, उन एंजाइम के नाम तो आए नहीं आए, ये आपको याद रखना है ना, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, नाम लिख देता हूँ है ना नीचे। इस एंजाइम का रोल होता है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में। और एक दिन का ही तो वो है टॉपिक ऐसा आरती, फिर तो ख़त्म हो ही जाएगा ये। आपको तो केवल इतना ही याद रखना है बस, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ER में होता है और उसको बनाने के लिए प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज आता है। बस इतना याद रख लो कि काम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम के अंदर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, लाइसोसोम के अंदर पीएच कम होती है ज़्यादा, लाइसोसोम के अंदर पीएच होती है कम, H+ ज़्यादा या कम, लाइसोसोम के अंदर होते हैं H+ बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। जहाँ पे H+ ज़्यादा होते हैं रिड्यूस भी कर सकता है उससे वो, तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन सकता है ना लाइसोसोम के अंदर। ये सारी बात समझ में।
इसमें क्या याद रखना है आपको, डाई सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ER में होता है, जिसमें प्रोटीन डाई सल्फाइड आइसोमरेज का रोल होता है। बस इतना याद रखना है इसमें। कितना हो गया टाइम? अरे आज का टॉपिक था ही ऐसा, है ना, मैं इसको एक बैच में पढ़ाता हूँ, एक में नहीं पढ़ाता, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से एक आता है और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ये। तो इसकी बजाय आप दूसरे टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो ना, इस टॉपिक को नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। इसकी बजाय जैसे सिग्नलिंग है उसको अच्छे से कर लो। तो देखो प्रोटीन टारगेटिंग में आपको क्या बताया था, प्रोटीन दो ही जगह पे बनती है सेल में ना, या तो ER की मेम्ब्रेन पे बाउंड राइबोसोम के ऊपर बनेगी, या फिर फ्री राइबोसोम है वहाँ पे बनेगी। अब प्रोटीन टारगेटिंग होता क्या है, अपनी साइट से बनने की साइट से लेके उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला है, प्रोटीन टारगेटिंग बोला है। प्रोटीन टारगेटिंग दो टाइप की होती है, को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट और पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्रोटीन कम्प्लीटली बन जाती है और बनने के बाद में वो अपने डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट होगी। और को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, प्रोटीन के बनने के साथ साथ ही प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो PTT तो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियस। और CTT कहाँ पर होता है, ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वेसाइकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ECF। इतना तो याद रह जाएगा सबको। अच्छा, फिर इसके बाद में आपको CTT में बताया था, जैसे गुंथर और ब्लोबेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक्चुअल में ऐसा किस वजह से हो पाता है। तो उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि एन टर्मिनल जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोटीन कहाँ पर जाएगी। फिर आपको CTT में बताया था कोई भी प्रोटीन CTT होगा वो कहाँ पर सिंथेसाइज होगी, वो ER की मेम्ब्रेन पे बाउंड राइबोसोम पे सिंथेसाइज होगी। तो RNA के ऊपर राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज यूनिट बाइंड कर जाएंगी। जैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही एन टर्मिनल बाहर आएगा, सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर कौन बाइंड कर जाएगा, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। किससे बना होता है ये, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ना, ये याद रखना है बस इसके बारे में। एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है जो बाइंड करने के बाद में पेप्टाइड एग्जिट चैनल को कर देता है ब्लॉक। पेप्टाइड एग्जिट चैनल जब ब्लॉक हो जाएगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा पॉज। अब ये SRP किसके कांटेक्ट में आएगा, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल का जो रिसेप्टर होता है उसके कांटेक्ट में आएगा। तो GTP का हाइड्रोलाइसिस होगा, उसकी वजह से SRP वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। और जो ट्रांसलोकम था ना, SEC 61, 63, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, प्रोटीन एंटर कर जाएगी ER में। ER में जाने के बाद प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, सिग्नल पेप्टाइडेज के द्वारा। अब प्रोटीन क्लीव हो गई, प्रोटीन पूरी तरह से ER में पहुंच गई। अब उसका क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन के नाम पे सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन की शुरुआत कहाँ पर होती है, ER की मेम्ब्रेन में एक लिपिड मिलता है डॉलीकॉल, है ना, उसके ऊपर शुरुआत होगी। ब्लॉक कौन करता है इसको, ट्यूनकामाइसिन इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और ग्लाइकोसाइलेशन के नाम पे क्या क्या मॉलिक्यूल अटैच किया जाता है, 2 नाग, 9 मैनोज और 3 ग्लूकोज, ये अटैच किए जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में ग्लाइकोसाइलेशन के फंक्शन लिखा है आपको। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक तो एज ए एंटीजन की तरह काम करता है, और सेल सेल एडेजन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में, और प्रोटीन को प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से बचा के भी जाता है। ये सारे फंक्शन थे ना ग्लाइकोसाइलेशन के। फिर आपको बताया था ग्लाइकोसाइलेशन 2 टाइप का होता है, एन लिंक और ओ लिंक। एन लिंक तो होता है ER में और ओ लिंक होता है गोल्जी बॉडी में। फिर आपको क्या बताया, डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी कहाँ पर होता है, ER में होता है। कौन सा एंजाइम आता है इसके लिए, PDI आता है। बस इतना याद रखना है इसमें ना। बाकी कोई भी जब ट्रांसपोर्ट होता है ER से गोल्जी बॉडी की तरफ होगा, गोल्जी से मेम्ब्रेन की तरफ होगा, तब तो उसको एंट्रोग्रेड बोलते हैं, और बैक साइड में होगा तो रेट्रोग्रेड बोलते हैं। एंट्रोग्रेड के लिए कॉप सेकंड काम में आती है और रेट्रोग्रेड के लिए कॉप फर्स्ट काम में आती है। इतना सा निष्कर्ष था आज की क्लास का। इतना ही तो था बस। अरे सब कुछ याद हो आपको वो ज़रूरी नहीं है, ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई इतना याद रह गया, आपका काम निकल जाएगा बस, है ना। और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि इसको हॉट टॉपिक्स में अपने में शामिल ही नहीं है ना। ये जैसे टॉपिक आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे समझ में नहीं आया, तो पूरे टॉपिक को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी मैंने 5 मिनट की कहानी सुनाई है, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कर दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। 8 क्वेश्चन आएंगे, सेल बायो में से तो और भी ज़्यादा आते हैं।
तो अपने को सारे के सारे करने नहीं है, 4 क्वेश्चन का टारगेट है एक यूनिट में से। जो अपने हॉट टॉपिक्स हैं उनको कर लेना अच्छे से। जैसे आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया, और मेरे हिसाब से शायद कोई भी क्वेश्चन आए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा आपसे। ऐसे ही सेल साइकिल है अपना, वहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो 5-6 टॉपिक हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार, उनको अच्छे से कर लो, काम निकल जाएगा आपका।